में 48,661 नए मामले सामने आए हैं और 705 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्यों की सरकारों की ओर से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और जिसे लेकर कई राज्य सरकार लॉकडाउन भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहां अभी भी लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान में चल रहा सियासी संग्राम माना जा रहा है। लेकिन सरकार विधायकों की बाड़ेबंदी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। महामहिम से मिले हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आज जो अराजकता का दृश्य दिखा, संविधान में, कानून में अनेकों प्रावधान है जिसके जरिए यथोचित समाधान होता है, लेकिन यह कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। और इसलिए हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सारे सीनियर सांसद और विधायक, इन सब की अगुवाई में आज हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया है। ये निवेदन किया है कि इस प्रदेश की कोरोना के संक्रमण की स्थिति वो कैसे नियंत्रण में आए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 35,000 से ज्यादा केसेज हो गए, 600 से ऊपर मौत हो गई, तो कम से कम इस तरीके से राजस्थान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन दिया है। तो वही लगातार देख रहे हैं हम जिस प्रकार से देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में शनिवार को विस्फोट हुआ है, जहां 1,000 से ज्यादा मामले एक ही दिन में सामने आए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की बात करें तो ज्यादा ध्यान इस बार विधायकों पर दिया जा रहा है। जिस प्रकार की राजनीति फिलहाल राजस्थान में देखी जा रही है, उस प्रकार से साफ देखा जा रहा है कि कोरोना पर फिलहाल कम ध्यान दिया जा रहा है और राजनीति पर ज्यादा। तो वही इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरी सहयोगी रश्मि यहां पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जयपुर से संवाददाता रहमतुल्ला खान जुड़े हुए हैं। रहमतुल्ला, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ तो सियासत जोरों पर चल रही है और दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने के चक्कर में गहलोत सरकार कोरोना को भूल गई है? संग्राम लगातार पिछले 14 से 15 दिन से चल रहा है और कोरोना के आंकड़े आज जिस प्रकार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना से जो ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। और जो राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है, इसको लेकर के तमाम जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम विधायक है, वो वहां पर फेयरमाउंट होटल में है। लगातार सरकार किस तरह से बची रहे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट हो, अभी फिलहाल राजभवन से कोई अनुमति नहीं मिल पाई है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी मांग कर दिया है कि कोरोना को लेकर के विशेष सत्र बुलाए जाएंगे, इसको लेकर के हमें अनुमति दें। हमारे साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ डीसीपी ईस्ट राहुल जैन जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। राहुल जी, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है देश की अगर हम बात करें, लेकिन प्रदेश में ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में काफी त्योहार भी देखे जा सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल प्रशासन के द्वारा की जा रही है? देखिए, अगर कोरोना के बढ़ते हुए इंसिडेंट के बारे में चर्चा करें तो पुलिस का डबल रोल है इसके अंदर। एक तो प्रिवेंटिव एक्शन कर रही है और दूसरा जो हॉस्पिटल्स में मरीज भर्ती हैं उनकी सुरक्षा से पुलिस वहां पे लगाई गई है। तो हम लोग जो ये मास्क की चेकिंग वगैरह है, ये पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। डिफरेंट थानों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी मास्क नहीं पहने गए हैं, शुरू में हमने समझाइश भी बहुत की है
और ये एक प्रोग्राम चला था जिसमें कि लोगों को इस विषय में जानकारी दी गई थी, और अब जानकारी का समय निकल गया और समझाइश का समय निकल गया। इसमें चालान भी कर रहे हैं और लगातार इसमें पुलिस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखे, कहीं पर भी एक जगह पर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। तो ये रोल पुलिस का हमेशा से रहा है, आगे भी इसी बारे में करते रहेंगे। जी, जिस तरीके से हमने पहले देखा था कहीं ना कहीं काफी रोक लगाने में यहाँ पर सरकार भी कामयाब हुई थी और काफी तारीफ प्रशासन की भी हुई थी, लेकिन आने वाले दिन काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। बकरीद आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाले हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर मॉनिटरिंग फिलहाल आपके प्रशासन के द्वारा की जाएगी? किस प्रकार से टीमों को यहाँ पर लगाया जाएगा कि ध्यान दिया जाए कि मास्क का उपयोग कौन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे पालना लोग कर रहे हैं? देखिए, यदि त्योहारी सीजन की बात करें तो इसमें यह है कि होम डिपार्टमेंट से हमारे पास लगातार दिशा निर्देश आते रहते हैं और पुलिस हेडक्वार्टर से भी और कमिश्नरेट से भी वो आगे प्रसारित किए जाते रहे हैं। तो हम लोग जो इनको एग्जीक्यूट कराने वाली एजेंसी है, तो वो पूरी मुस्तैदी से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। कहाँ पर ये इकट्ठे होने देना है या फिर त्योहारी सीजन में किस जगह पे इकट्ठे होने देना है। जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है, परंतु गाइडलाइंस हैं कि कुछ आयोजन नहीं हो सकते, तो वो आयोजन नहीं होने दिए जा रहे हैं। और उसके बाद और यदि कोई श्रद्धालु वगैरह आते हैं तो हम लोग उनको समझाइश करके वापस भेजते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अपने घर में ही पूजा पाठ वगैरह किए जाएं। इस तरीके का रोल जो है वो पुलिस अदा कर रही है। जी राहुल जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, बकरीद का त्योहार आने वाला है। जी रहमतुल्लाह जी। आयुषी, सवाल पूछना चाहेंगे राहुल जी से। हमारे साथ दीपक चावला जो क्राइम से जुड़े हुए हैं, राहुल जी से क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? राहुल जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि राखी का त्योहार भी आ रहा है और कोरोना का जो प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में, जयपुर में नए नियम भी लागू हो गए, तो ऐसे में अब किस तरह से जयपुर पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है? जी राहुल जी, आपसे सवाल है ये। देखिए, जयपुर पुलिस की जिम्मेदारी जो भी है वो पूरी करती आई है जयपुर पुलिस, और जो भी त्योहारी सीजन है, मैंने अभी पहले भी बताया, वो डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश आते रहते हैं और उन दिशा निर्देशों के हिसाब से लोग उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अभी भी हम लोग इसमें जो बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के अपना काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और लोगों को अभी प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन राहुल जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा बन जाती है, लेकिन अभी तक वो सतर्कता फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। कई लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल है, क्योंकि विशेष समुदाय का यहाँ पर त्योहार आने वाला है। कई लोग, क्योंकि और राज्यों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम गाइडलाइंस फिलहाल यहाँ पर निकाली गई हैं, क्योंकि ईद आने वाली है, उसे लेकर नई नई गाइडलाइंस निकाली गई है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में फिलहाल अभी भी ये बात है, क्या सामूहिक नमाज पढ़ी जा सकती है, किस प्रकार से नई गाइडलाइंस यहाँ पर रहेगी? देखिए, समाज विशेष का लेकर हम नहीं चलते हैं, हम तो सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। और पहले भी इस तरीके के ईद वगैरह के त्योहार पर हम लोगों ने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो भी है, ये गाइडलाइंस को एनफोर्स कराया है। हम लोग यही कहते हैं कि जो भी होम डिपार्टमेंट के आगे भी दिशा निर्देश आएंगे या गाइडलाइंस आएंगी, तो किसी भी समाज का कोई भी त्योहार हो, पुलिस निष्पक्ष रूप से और एक ही रूप से उन दिशा निर्देश को लागू कराएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जैन जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। रश्मि, यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी, जिस प्रकार से सियासत फिलहाल जोरों पर इस वक्त चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कोरोना का संकट है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बचानी भी जरूरत है। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार है, प्रदेश सरकार है, अपनी सियासत को बचाने में कहीं ना कहीं जो जनता है, जो उन्हें चुनकर आई है, उन्हें कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में भूल गए हैं? बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से संघर्ष ज्यादा कर रही है सत्ता पर बजाय कि कोरोना के, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी आंकड़े बता रही थी, मैं सुन रही थी, आंकड़े जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। 13,85,522 जनसंख्या जो है वो कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, यहां पर राजस्थान सरकार बात तो कर रही है कोरोना को कहीं ना कहीं खत्म करने की, कोरोना के प्रति वो गंभीर है, ये भी कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं। अभी राहुल जैन को भी मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं
उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है क्योंकि बकरीद आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है और उनको लेकर भी कहीं ना कहीं वो लोग मुस्तैद हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की अगर बात की जाए, पहले जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये थोड़े बहुत दिनों में ठीक हो जाएगा, सिमट जाएगा पूरा मामला। लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन ये और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार तो खैर परेशान तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जनसंख्या जरूर परेशान है। राजस्थान की जो वो जनता है वो परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्ता ज्यादा जरूरी हो गई है या फिर कोरोना। जब सरकार से इस बारे में सवाल किया जाता है तो सरकार यही बात कहती है कहीं ना कहीं कि जनता को लेकर वो गंभीर है, लेकिन सत्ता बचाने की बात भी कहीं ना कहीं वो कहती है, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी जिस तरीके से राजस्थान सरकार बार बार कह रही है कि बीजेपी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन जब कोरोना के ऊपर सवाल किया जाता है तो वो ये कहती है कि वो गंभीर है, लेकिन फिर भी जो गंभीरता है वो दिखाई किसी को अभी तक नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल मैं भी यही पूछ रही हूं, अगर कोई जवाब दे पाए यहां पर कोई जुड़े तो, कि कोरोना ज्यादा जरूरी हो गया या फिर सियासत। बिल्कुल, जिस तरीके से रहमतुल्लाह रश्मि ने भी इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि हमेशा हम विपक्ष पर हर चीज डाल देते हैं। अगर सियासत की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष पे डाला जा रहा है। चलिए, वो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पहले की तुलना अगर हम करें, क्योंकि प्रदेश की जिस तरीके से हालत पहले रही थी, शुरू के दौर में जब हमने देखा था संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, तो भीलवाड़ा मॉडल का नाम उस वक्त बहुत ही ज्यादा उभर कर आया था। प्रधानमंत्री तक ने इस मॉडल की बातचीत कही थी और पूरी सराहना पूरे देश भर में इस मॉडल की हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो मॉडल पिछड़ता जा रहा है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरकार क्यों गहलोत सरकार जो संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं उन पर रोक लगाने में नाकाम आखिरकार क्यों हो रही है? देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था और भीलवाड़ा मॉडल लागू हो गया था, उसके बाद में रामगंज मॉडल है उसका भी नाम आया था, और राजस्थान सरकार ने जो काम किया था कोरोना को लेकर के वो कहीं से भी छुपा हुआ नहीं, पूरे देश में उनकी तारीफ हुई थी। राजस्थान सरकार को कोरोना के काम को लेकर को नकारा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी और कोरोना को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने लगातार काम किया है, इस बात की कई जगह तारीफें भी हुई, देश में ही नहीं दुनिया भर में हुई है, और कोरोना के काम को नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही फिलहाल जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें यह है कि पहले जब लॉकडाउन था उसमें पब्लिक का आना जाना कम होता था, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पूरा ध्यान रखा जाता था, और उसके बाद में प्रवासी आने लगे, प्रवासी बाहर से आने लगे तो कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसी रफ्तार में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार में कोरोना उसको रिकवर भी किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से। हमारे साथ सहयोगी हमारे नीरज शर्मा मौजूद है। नीरज जी, जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े बढ़ भी रहे हैं तो रिकवर भी हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से रिकवरी हो रही है, और देश भर का आंकड़े की बात करें तो चिंताजनक एक आंकड़ा देश भर के अंदर है, केवल राजस्थान की बात नहीं है, अन्य राज्यों के अंदर भी जो है वो स्थिति ऐसी है कि पिछले 12 दिनों के अंदर जो है करीब बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख के आसपास केस बढ़ गए। शुरुआती जब 1 लाख केस हुए थे उसके लिए 110 जो दिन है उसका समय लगा था देश के अंदर, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर काफी हद तक जो है इसको कंट्रोलिंग करने की कवायद चल रही है। आज की अगर आंकड़े की बात करें, लेटेस्ट आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे तक 611 केसेस जो हैं वो राजस्थान के अंदर कोरोना के मिले हैं। इनमें अगर हम बात करें अलग अलग जिलों की तो जयपुर का जो आंकड़ा है वो केवल 37 है, लेकिन अलवर के अंदर 150 कोरोना रोगी आज सुबह मिले हैं। 10:30 बजे तक का यह आंकड़ा है, और सक्रिय केसों की संख्या जो बीते दिनों घटकर के 3000 के आसपास चले गई थी, अब वो बढ़कर के 9935 हो चुकी है प्रदेश में, जबकि क्यूमुलेटिव पॉजिटिव जिनको कहते हैं कि अब तक कितने पॉजिटिव मिल चुके हैं, उनकी संख्या 35,909 है। यानी 35,909 में से सक्रिय केस 9,935 ही हैं, यानी कि जो 3 गुना जो केसेस थे वो रिकवर हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं ठीक होकर के। कुछ एक जो है 621 टोटल मौत अब तक प्रदेश के अंदर इस काल के अंदर हुई है, कोरोना काल में। आज सरकार ने जो है बीती रात को एक आदेश निकाला है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसकी पालना करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला जो है कोरोना महामारी को लेकर के दिया था, जिसको मैं आपको हवाला दे दूं। SMWPC संख्या इसकी 7/2020 है, जो कि 19 जून का एक आदेश था। उसकी पालना में सभी राजकीय और निजी जो चिकित्सालय है उनकी निगरानी करने के लिए कि कोरोना रोगियों की वहां पर समुचित देखभाल उपचार उनका हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए कमेटियां जो है संभागवार जो जिला स्तर की कमेटियां गठित कर दी गई हैं सरकार की ओर से,
जो संभाग स्तरीय कमेटियां हैं इसके अंदर संबंधित जो जिला कलेक्टर हैं जिले का, वो एक नामित प्रतिनिधि को वहां लगाएंगे, जिसमें एडीएम स्तर से नीचे का वो अधिकारी नहीं होगा। इसी प्रकार से संयुक्त निदेशक जो कि संबंधित जो जोन है उसका समन्वयक रहेगा, वरिष्ठ फिजिशियन मेडिकल कॉलेज का रहेगा संबंधित का, इसके साथ ही वरिष्ठ जो एनेस्थीशियन होता है निश्चेतक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर क्षय रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज का, शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ, साथ ही वरिष्ठ विशेषज्ञ पीएसएम विभाग और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिप्टी सीएमएचओ लेवल का अधिकारी इस संभाग स्तरीय कमेटी में होगा। जबकि संभाग स्तरीय एक तकनीकी कमेटी भी है, उसमें केवल एडीएम नहीं होगा, बाकी सारे सदस्य रहेंगे। जिला स्तर पर जो कमेटियां बनाई गई हैं प्रत्येक जिले के अंदर सारे निजी अस्पतालों में और सरकारी राजकीय अस्पतालों में जाकर के 7 दिन के अंदर पूरा निरीक्षण करेंगी, रिपोर्ट देंगी। इसके साथ ही आपको बता दूं सीसीटीवी कैमरे लगाने के जो निर्देश हैं वो भी लिए गए हैं, यानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी होगी। जिला स्तरीय जो कमेटी है इसके अंदर संबंधित जिले के जो नामित प्रतिनिधि एडीएम रहेंगे, वरिष्ठ फिजिशियन चेस्ट या टीबी रोग विशेषज्ञ या शिशु विशेषज्ञ रहेंगे, वरिष्ठ निश्चेतक जो है एनेस्थीशियन रहता है वो रहेगा, वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज से रहेंगे और डिप्टी सीएमएचओ ये इस जिला स्तरीय समिति के अंदर रहेंगे। और जो इसका दौरा होगा अलग अलग अस्पतालों के अंदर जब ये कमेटियां जाएंगी तो एक तो नामित प्रतिनिधि जो कलेक्टर की ओर से रहेगा और कम से कम 2 इनमें विशेष विशेषज्ञ जो है उनकी उपस्थिति के अंदर निरीक्षण कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो जिला संभाग स्तर पर जाएंगे, इसमें एक तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की पालना करनी है जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दी गई है। दूसरा डेजिग्निफाइड हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज, यानी जो मृतक हैं उनके शरीरों का, उनकी जो शव है उनका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा की स्थापना अस्पतालों के अंदर हो जहां कोविड पेशेंट्स हैं, साथ ही हेल्प डेस्क की स्थापना और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस बीमारी के अंदर एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों में इसमें खौफ हो जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की खास तौर पर व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच और उपचार जो है ये इसकी भी पालना सुनिश्चित करनी है। तो ये सरकार ने जो है इसकी गाइडलाइंस पूरी निकाल दी है और अगले 7 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इनको देना अनिवार्य कर दिया गया है। आज प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन भी है। नर्सिंग काउंसिल का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोरोना को लेकर के राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। 42,000 से ज्यादा टेस्टिंग की जो क्षमता है वो सरकार प्राप्त कर चुकी है प्रतिदिन की। लेकिन अब जो राजनीतिक संकट के जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में कोरोना का हवाला दिया रहा, सरकार ये कहना है कि जहां एक और 5 अगस्त को राम मंदिर का जो एक नींव पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा उसमें भी करीब 200 लोगों की बताई जा रही है अनुमति वहां दी जा चुकी है। तो रहमतुल्लाह, मेरा एक सवाल दीपक से यहाँ पर है क्योंकि दीपक क्राइम बीट को यहाँ पर लगातार देखते हैं, त्योहारी सीजन आने वाला है, किस प्रकार से, क्योंकि इससे पहले राहुल जैन जी भी हमारे साथ जुटे हुए थे, उनका भी कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं एक तरफ विधायकों की बाड़ेबंदी की है क्योंकि उनकी भी सुरक्षा यहाँ पर जरूरी है और जनता की भी सुरक्षा यहाँ पर जरूरी है। तो किस प्रकार से अब प्रशासन के लिए आने वाले दिन काफी चैलेंजिंग रहने वाले हैं? बिल्कुल, ये प्रशासन इस तमाम जैसे बाड़ेबंदी है और कोरोना है और लगातार इसको लेकर के तमाम प्रशासन किस तरह से अलर्ट रहेगा, पुलिस प्रशासन। हमारे साथ दीपक चावला जो विशेष करके क्राइम देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट रहेगी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बुछाल आया हुआ है और जो राजनेता है, जो मंत्री है, उनको इस समय कोरोना को रोकने के लिए अपना काम करना चाहिए, अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सारे जो एमएलए हैं, मंत्री, वो बाड़ेबंदी में व्यस्त है और लाजमी है कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से कोरोना प्रदेश के अंदर बढ़ा है, आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। आज सुबह की रिपोर्ट में 611 केस आए। आप देखिए, अगर सुबह की रिपोर्ट में 611 केस आए तो अभी तो रात की रिपोर्ट आना बाकी है। कल अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, यानी कि करीब 1100 केस आए थे कल की रिपोर्ट में। ऐसे में आज लगता है कि 600 केस तो सुबह आ गए, तो आज लगता है कि 1100 से ज्यादा भी केस आने की संभावना है। तो ये केस कहीं ना कहीं डराते हैं। और इसके अलावा आपने सवाल किया है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर और मेडिकल टीम है, पुलिस प्रशासन है,
कलेक्टर की टीम होती है, ये सभी मुस्तैद है और अपनी तरफ से जो भी जागरूकता अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जैसे अभी डीसीपी राहुल जैन जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि पुलिस की तो बेहद दोहरी जिम्मेदारी है। जो सिक्योरिटी है, चाहे वो ईद आ रही हो उसकी बढ़ानी हो, चाहे राखी आ रही हो उसकी बढ़ानी हो, और इसके साथ साथ कोरोना की भी जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की होती है। पुलिस की इसलिए होती है मैं कह रहा हूं क्योंकि सड़कों पर जो आम पब्लिक है वो कहीं ना कहीं बिना मास्क के निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। कई जगह ऐसी भी सूचना आती है जहां पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, चाहे वो शादी समारोह हो या जो भी प्रोग्राम होता है इसमें लोग ज्यादा पहुंचते हैं, ऐसी जगह भी पुलिस ही कार्रवाई करती है। तो बिल्कुल पुलिस की अभी इस वक्त राजस्थान में काफी अहम भूमिका और पुलिस बखूबी निभा भी रही है। लगातार जो डीजी जो क्राइम है ML लाठर, उन्होंने प्रदेश के तमाम एसपी, तमाम आईजी को ये निर्देश दे रहे कि सख्त से सख्त पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा या जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करेगा। लगातार कार्रवाई की जा रही है। करीब करोड़ों रुपए में जो चालान है वो वसूला गया है, यानी कि राजस्व जो है वो करोड़ों में उनको फायदा हुआ है इस कार्रवाई की वजह से। इसके अलावा जयपुर पुलिस में भी जो कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है, उन्होंने भी सभी SHO और सभी SCP को कह रखा है कि पूरी तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी है। तो जयपुर में भी मेरे हिसाब से करीब 20,000 गाड़ियां जयपुर शहर में अब तक जब्त की जा चुकी है। इसमें से कुछ एक गाड़ियां ही जो है वो छूटी है अभी कोर्ट से, यानी एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लॉकडाउन का या अनलॉक का अगर आप नियम तोड़ेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तो जयपुर पुलिस आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो आपको देखना है तो आप अपने नजदीक के थाने जाए, आप देखें कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां है, 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है, वो जब्त है और अभी तक भी वो गाड़ियां जो है कहीं ना कहीं नहीं छूटी है। अगर आप देखें किसी की गाड़ी अगर जब्त रहेगी, क्योंकि गाड़ी से अमूमन पूरा जो इंसान है वो जुड़ा होता है, अगर वो गाड़ी उसकी थाने में बंद होगी तो कैसे उसका दिनचर्या चलेगा। तो बिल्कुल ये अच्छी कार्रवाई है जो लगातार जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस लगातार कर रही है। एक रोज का डाटा जो है वो राजस्थान पुलिस द्वारा प्रोवाइड भी किया जाता है कि किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में राजस्थान पुलिस ने, जयपुर पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की गई है। तो इन दिनों लगातार पुलिस की कसरत बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर विधानसभा सत्र शुरू होता है तो यहाँ पर भी ड्यूटी लगेगी पुलिस की, वहीं त्योहार आ रहे हैं, कोरोना काल है, उसके अलावा और भी कानून व्यवस्था है। बिल्कुल रहमत, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पुलिस की कोरोना के समय में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। कोरोना की ड्यूटी उनको करनी है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, वो उनको ड्यूटी निभानी है। और जैसा कि राज्यपाल के यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, तो उस राज्यपाल गवर्नर हाउस की सुरक्षा भी है, उसको घेराव की सुरक्षा को भी उनको बढ़ानी है। साथ ही साथ जो MLA मंत्री वहां मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा उनको बढ़ानी है। उसके अलावा राजस्थान में अभी एक नए नियम लागू है जिसमें जो नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ करीब 1,000 से 10,000 रुपए तक का चालान है। तो उस नियम को लागू करवाना है, सड़कों पर चालान बनाना है, वो जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी है। और हो सकता है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, अगर वो बुलाया जाता है तो उसमें भी कानून व्यवस्था की जो ड्यूटी है वो निभानी है। तो कह सकते हो कि राजस्थान पुलिस पे इन दिनों काफी ज्यादा जिम्मेदारी आई है और बखूबी राजस्थान पुलिस निभा रही है, चाहे वो कार्रवाई की बात हो। रहमतुल्लाह, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है कि जिस प्रकार से ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन प्रेस वार्ता फिलहाल कर सकते हैं दोपहर 2 बजे तक, जो राजस्थान में राजनीतिक हालात, राजनीतिक संकट चल रहे हैं उन्हें लेकर जानकारी दे सकते हैं। क्या कुछ फिलहाल इसे लेकर जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अजय माकन पिछले काफी दिनों से जयपुर में हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान की जो सियासी घटनाक्रम है इसको लेकर के वो अपने विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। वहीं साथ ही आज करगिल जो युद्ध को लेकर शहीद दिवस है उस पर भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो है सवाल है, पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी हुई है, राजस्थान का सियासी घटनाक्रम है इस पर टिकी हुई, इस पर जो अपने विचार रख सकते हैं। नीरज जी, आज जिस प्रकार से अजय माकन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रणदीप सुरजेवाला भी यहीं पर है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ संभावना लग रही है अजय माकन कुछ बोलेंगे? देखिए, करगिल विजय दिवस जो है इसको लेकर के तो संबोधन रहना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी विजय पर्व का दिवस है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी जिस संकट से आज राजस्थान के अंदर जूझ रही है और कांग्रेस ने कुछ अभियान लिए हैं जिसके तहत आज पिकअप इंडिया अभियान जो है वो शुरू किया गया है, राहुल गांधी के आह्वान पर वो चल रहा है। और कल 27 जुलाई को सुबह 10 बजे जो है कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर जो जितने भी राजभवन है, राज्यपालों के जो निवास है उनके बाहर प्रदर्शन करने वाली है। दूसरा, प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर सकती है।
साथ ही जो है राष्ट्रपति भवन के बाहर भी जाने का कार्यक्रम हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐसा आह्वान किया था। तो निश्चित तौर पर अगले जो आज की जो स्पीक अप इंडिया आज से जो कार्यक्रम शुरू किया गया है और कल का जो एक बड़ा कार्यक्रम देश भर में रखा है, कांग्रेस को एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है इसके साथ हाथ लगा है। यहां पर आपको बता दूं मैं, ये जब बड़ा अभियान पूरे देश भर में राजभवनों के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस की जो तमाम इकाइयां हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक स्टैंड लेने के लिए सामने आएगी और देश भर की जनता को एक मैसेज देने का यहां पर काम करेगी कि जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से राज्यपाल विधानसभा के सत्र आहूत करते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम रहेगा। हालांकि संविधान ने ये शक्ति दी है कि राज्यपाल अपने स्वयं विवेकाधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर किसी न्यायालय का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राज्यपाल भी एक उसका जो पद होता है गरिमा का पद होता है और वो भी निश्चित रूप से संविधान के साथ बंधा हुआ है। उसमें ये दिया गया है, साफ तौर पर वर्णित है कि राज्यपाल अपने जब निर्णय करेंगे तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, यानी राज्यपाल भी बंधे हुए हैं। एक तरीके से राज्यपाल का जो काम होता है वो संवैधानिक रूप से इतना होता है कि सत्र आहूत करे और सरकार की सलाह से करे। लेकिन यहां आरोप उल्टे ये लग रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि उल्टी गंगा बह रही है। हम चाहते हैं कि हम विधानसभा सदन बुलाएं, लेकिन राज्यपाल बुला नहीं रहे। कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव है। जब ये ऊपरी दबाव की बात आ जाती है तो देश में इस तरह के बहुत सारे प्रकरण सामने आए जब केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में राज्यपालों ने काम किया है। तो निश्चित रूप से ये आरोप जो है ये राज्यपाल को उसी रूप में यहां लगाने के आरोप कांग्रेस की कार्य कर रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है उस दबाव के बिना ऐसा नहीं हो रहा। ये संदेश देने का काम कांग्रेस यहां पर करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया है। साथ ही बम्बई जो आदेश आया है उस मामले के बारे में भी अवगत कराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की और संविधान पीठ के ऐसे निर्देश हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो सत्र बुला सकते हैं और सत्र जो है अवसान भी कर सकते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है उनकी सलाह से वो सत्र बुलाया करते हैं। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि सरकार जो है वो सत्र बुलाना चाहती है और राज्यपाल जो है उसके लिए इनकार कर दे। तो इस प्रकार के प्रकरण देश के अंदर हुए नहीं है। पहली बार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, निश्चित रूप से संवैधानिक विवेचना का ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन राज्यपाल ने अपने कुछ बिंदु गिनाए हैं। उस बिंदु के तहत जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, राज्यपाल ये चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से एजेंडा जो है वो सरकार यहां जानकारी दे। राज्य सरकार जो है वो बहुमत का एजेंडा सीधे तौर पर राज्यपाल को नहीं बताना चाह रही है, क्योंकि अगर बहुमत के नाम पर, फ्लो टेस्ट के नाम पर अगर सदन बुलाया गया विशेष परिस्थितियों के अंदर, तो निश्चित रूप से फिर बहुमत वहां पास कराना पड़ेगा। अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो सरकारें गिर जाती हैं। तो सरकार इस चीज से बच रही है और सरकार यहां पर यह चाहती है कि कोरोना की जो स्थिति है या अन्य जो मुद्दे हैं उनको लाया जाए। एक अध्यादेश जो है हो सकता है सरकार वो लेकर के आ जाए, उससे पहले व्हिप जारी कर लिया जाए और व्हिप जारी करके सचिन पायलट और अन्य जो 18 विधायक उनके साथ में हैं उनके ऊपर भी ये लगातार राजस्थान में राजनीतिक संकट भी बरकरार है और कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल रहमतुल्लाह, आप तीनों यहां पर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। जोरों पर है तो दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आज इससे पहले शनिवार को देखने को मिले, जहां 1000 से भी ज्यादा एक ही दिन में कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना पर लगाम लगाना फिलहाल इस वक्त जरूरी है या फिर सियासत, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी रंग है वो लगातार बदलता जा रहा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर। पूरे देश में कोरोना को लेकर चिंताजनक हालात बने हुए हैं। पूरी दुनिया में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैंने सुना वहां के स्वास्थ्य मंत्री को कि नाउ गॉड कैन सेव अस, हमको अब भगवान ही बचा सकता है। इन हालातों में तो देश के अन्य राज्य आ गए। राजस्थान तो सबसे बेटर कंट्रोल करने वाले स्टेट्स में है। हमारा रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 10 बड़े राज्यों की तुलना में हमारा रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है और हम लगातार मृत्यु दर को कम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं जाए कोरोना की वजह से, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और सरकार उस पर मजबूती से काम कर रही है। मैं रोज सचिवालय आता हूं, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठता हूं, हर रोज निर्णय ले रहे हैं। कल से राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्लाज्मा से जितने मरीजों को हमने ट्रीट किया 100% रिजल्ट रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था वो भी ठीक होकर निकला है। अब राजस्थान में जो प्रयास हो रहे हैं उसकी सराहना तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं खुद ही।
प्रधानमंत्री ऐसी तारीफ नहीं करते हैं। पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पे आज हमारी 31 जगह जांच की सुविधा हमने शुरू कर दी पूरे प्रदेश में। 42,000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई हमने, क्योंकि बिना लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं 90%, लक्षण ही पता नहीं चलता है और आदमी पॉजिटिव निकलता है। एकमात्र तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, और हमने वही किया है। राजस्थान में 12-15 हजार टेस्ट पर डे करना ज्यादा शुरू किया जुलाई के महीने से, उससे पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा आ रही है। वो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में रिकवरी बढ़े और मृत्यु दर कम हो। कि दुनिया में सब लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, चुनौती है पूरे देश के सामने, अंग्रेजों को भगाकर। और उसके बाद जब लोकतंत्र लागू हुआ तब लोगों का विश्वास था कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह शहीद हो गए, महात्मा गांधी देश पर शहीद हो गए, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने और देश को खड़ा किया और देश के एक संविधान का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर, सरदार पटेल ने मिलकर जो संविधान बनाया उसमें सबको अधिकार मिला। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जिसमें लोकसभा और विधानसभा को अधिकार दिए गए, जिससे वोट की ताकत हमेशा बनी रहे। विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, लेकिन आज अब उन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को कमजोर किया जा रहा है, कहीं कोर्ट के जरिए, कहीं किसी और जरिए। तो ये आप मानकर चलिए, चुनौती सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। राजस्थान में सरकार गिराने का जो पाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है पैसों के दम पर, और इस पाप के लिए एक नया काम शुरू हो गया कि विधानसभा की पावर कम की जाए। विधानसभा की कम होगी तो लोकसभा की भी होगी। मोदी जी, आप भी तय कर लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री है। आज अशोक गहलोत जी के सामने चुनौती है, कल आपके सामने चुनौती होगी। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, उस कांग्रेस ने उसके बाद आज देश में सरकारें बनी, आज इन पार्टियों के झगड़े में हम किसको कमजोर कर रहे हैं? देश के आम नागरिक को, लोकतंत्र को, मां बहन बेटी के सम्मान को, इस भारत के सम्मान को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा और तय करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे संविधान का सम्मान हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। ये लड़ाई इस बार कांग्रेस की है और ये लड़ाई देश की है और प्रदेशों की है। तो ये सुनिए आपने बात स्वास्थ्य मंत्री की और परिवहन मंत्री की, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अभी भी राजस्थान में जो कोरोना का ग्राफ है वो नियंत्रण में है। साथ ही उनका कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग फिलहाल की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सवाल यहां पर फिर भी सरकार पर उठता है कि कहीं न कहीं जो आजकल राजस्थान में राजनीति माहौल बना हुआ है उसमें जनता को यहां पर भूला जा रहा है। फिलहाल इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त सियासत बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर कोरोना पर रोक लगानी। तो रश्मि, आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। लगातार रश्मि यहां पर हमारे साथ बनी हुई है। रश्मि, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की बात आपने भी सुनी होगी, उनका कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है और जो संक्रमितों की संख्या है उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगाने में सरकार कामयाब हो पाई है। और दूसरी जगह आपने ये भी सुना होगा, खुद वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब चैलेंज यहां पर सरकार के लिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि 90% केस प्रदेश में ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिल रहा। तो क्या कुछ लगता है, क्या इस तरफ अब सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि लगातार अगर ऐसे केस आ रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता भी ज्यादा बढ़ रही है। इस पर बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार दे नहीं पाई। हालांकि चिकित्सा मंत्री बहुत पहले ये बात कह चुके हैं कि 90% ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ 10% ही ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें लक्षण है। ऐसे में जिन लोगों में अगर कोरोना होगा भी तो उनको खुद को पता नहीं चल पा रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोरोना को लेकर चिकित्सा मंत्री, परिवहन मंत्री बोल जरूर रही थी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है और सत्ता का संघर्ष की अगर बात की जाए तो वो भी थम नहीं रहा है। सत्ता के संघर्ष को लेकर रहमतुल्लाह मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। रहमतुल्लाह, यहाँ पर जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने की बात पहले भी कही थी और अब वो ये कह रहे हैं कि अलग तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, या कि वो कोरोना को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कह रहे हैं। अब क्या कुछ मोड़ ले सकती है राजनीति राजस्थान की?
दिनों से जो चल रहा है, देखिए दो बातें। कोरोना को लेकर के लगातार सरकार अलर्ट है, ये इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस सियासी घटनाक्रम के बीच में 2 से 3 बार चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ले चुके हैं 3 से 4 बार, और लगातार अधिकारी भी इसी काम में लगे हुए हैं। साथ ही जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ये बात है तो भी वो अपना प्रयास तो राजस्थान की सरकार करेगी कि किस तरह से सरकार को बचाया जाए। ये तो सरकार को बचाना लाजमी है, दूसरी तरफ कोरोना की तरफ से ध्यान देना भी लाजमी है, दोनों तरफ से ध्यान देना जरूरी है। चिकित्सा मंत्री ने जिस प्रकार से अपने बयान में अभी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ज्यादा जो रिकवरी रेट है वो राजस्थान में है। देश में सबसे बड़े जो राज्य है, 10 बड़े राज्य है, उसमें से राजस्थान भी टॉप में है। तो जिस प्रकार से किस तरह से इस कोरोना से निपटा जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयासरत है। दूसरी तरफ जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, अभी जो विधानसभा सत्र बुलाने की जो कोशिश की जा रही है, लगातार राज्यपाल कलराज मिश्र को जो चिट्ठी दी है, प्रस्ताव जो भेजा गया, उसके अनुसार उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना का जिक्र किया गया, कोरोना को लेकर के गंभीर है सरकार, उसको लेकर के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की जो अनुमति नहीं मिली है। नीरज जी, ये आपसे सवाल है कि जो कोरोना को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, आप नजदीकी से देखते हैं, विभाग मेडिकल विभाग भी देखते हैं आप। देखिए, गंभीरता तो है ही, बीमारी जो है, बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज अभी तक कारगर रूप से इलाज इसका बन नहीं पाया है। तो निश्चित तौर पर इसके लॉकडाउन हुए, भारत सरकार ने लॉकडाउन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए उसी के अनुरूप, और राजस्थान तो सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला था देश में राज्य। ये चीज जो है ये हमें याद रखनी होगी। भारत सरकार ने बाद में लॉकडाउन लागू किया था। यहाँ पर बीजेपी नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार मदन जी, जिस प्रकार से राजस्थान की सियासत फिलहाल जोरों पर चल रही है और दूसरी तरफ लगातार कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है, कोरोना का संकट लगातार बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री, उनका लगातार बीजेपी पर यह आरोप है कि बीजेपी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र की हत्या प्रदेश में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ध्यान है वो पूरी तरफ इसी ओर लग रहा है, कोरोना को वो भूल गई है, इस कारण से कोरोना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। सरकार का कोरोना या राजस्थान की जनता के प्रति कोई जवाबदेही महसूस नहीं की जा रही है। वो लगातार आंतरिक अंतर्विरोध जो है उनका, उसका आंतरिक विस्फोट, जो असंतोष है उसका विस्फोट भयंकर हुआ है। ये विद इन द पार्टी उनके ये डिस्प्यूट है, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कहीं बीच में है नहीं, वो उनके घर नहीं संभल पा रहा है और इसे दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, देखिए इस समय उनको सबसे प्राथमिकता जो है, पहले ये कोरोना नामक बीमारी है उसके इलाज के लिए करना चाहिए। ये अभी जो रघु शर्मा जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ रेट ऑफ रिकवरी जो है वो अच्छी है, ये नहीं है। ये राजस्थान की जनता की इम्यूनिटी है जो ताकतवर है, वो मुकाबला करने में सक्षम है। दूसरा, इनकी जांच का दायरा बहुत कम है, बहुत कम जांचें अभी तक कर पाए हैं, पूरी जांचें भी नहीं हो पाई है। इनके पास में पर्याप्त साधन नहीं है, जांच नहीं कर पा रहे हैं। और जब जांच कर पा रहे हैं उसमें से 33-34% इनके जो है ये स्थितियां बन रही है कि वो पॉजिटिव दे रहे हैं। कहीं पर पॉजिटिव को नेगेटिव दे देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव दे देते हैं, ऐसे करके इनमें ये भी बराबर व्यवस्थाएं नहीं है। अच्छा, वास्तव में कोई नहीं संभाल पा रहा है इसमें, सब ये लगे हुए हमारी सरकार कैसे बचे, सरकार कैसे बचे। चलिए, एक तरफ ये माना जाए कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम यहाँ पर कोरोना की स्थिति को लेकर हो रही है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप फिलहाल प्रदेश में है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं? सरकार तो अपनी राजनीति बचाने में लगी है, विपक्ष क्या अहम भूमिका यहाँ पर फिलहाल निभा रहा है कोरोना काल में? देखिए, विपक्ष ने अपने सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि जनता को जागरूक करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क वितरित कराएं, मास्क पहने, ये और हमने ये सैनिटाइजर्स वितरित किए हैं, खाद्य सामग्री के किट्स वितरित किए हैं। हमारे जितने भी आनुषंगिक संगठन है वो सब संगठन काम कर रहे हैं। हम लोग तो सक्रिय हैं, जनता के प्रति जवाबदेही विपक्ष को जो निभानी चाहिए वो निभा रहे हैं। लेकिन जिनके पास में सत्ता है उनको अपनी जवाबदेही ज्यादा निभानी चाहिए, लेकिन वो अंतर्विरोधों में मशगूल है, वो एक दूसरे पे खींचाकशी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इस समय जैसे सचिन पायलट जी हैं, तो वो क्या है क्या नहीं है ये इनके अंदर की बात है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी इतने
आक्रामक तरीके से कि नकारा है, अरे इतने वर्षों तक तो नकारा साबित नहीं लगे आपको, अब नकारा लगे हैं तो पहले से ही ध्यान रखना चाहिए ना। अपने परिवार को संभालो भाई, हमको जनता को अपने भरोसे मत छोड़ दो कि जनता अपने आप संभले। जनता अपने आप संभाल रही है। अभी देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के भरोसे शासन चल रहा है। ये तो चलिए, रहमतुल्लाह खान, जिस प्रकार से मदन राठौर जी एक साफ इल्जाम यहाँ पर लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता राज्य सरकार को चुनकर आई है, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं अब वही सरकार जनता को भूल गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि जनता को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ रही है। एक तरफ से सरकार अपनी सियासत करने पर लगी है तो दूसरी तरफ जनता अब अपनी खुद ही रक्षा कर रही है। क्या कुछ सवाल आप यहाँ पर मदन जी से पूछना चाहेंगे? ये सीधा सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार, बिल्कुल मदन जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि सरकार सीधे सीधे तौर पर किस प्रकार से जो जनता को भूली है, ये मेरा मदन जी आपसे सवाल है। देखिए, इस समय वो होटल में बैठे हैं, होटल में बैठ करके और राज्यपाल या कोर्ट इसी के चक्कर काटते हैं। सारा दिमाग उनका वहीं लग रहा है, जनता के प्रति बिल्कुल नहीं लग रहा है। यदि जनता के प्रति लग रहा होता तो जनता के बीच में आके जनता भी समझ रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो तो केवल वहाँ गाने सुन रहे हैं, कोई किचन कैबिनेट बन रही है, वहाँ पर किस प्रकार से कुकिंग सीख रहे हैं, वहाँ गाने गा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। ये इस समय देखना चाहिए क्या? देखिए, जनता देख रही है कि आप कितने नकारा हो रहे हो, कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब इस समय उनको देखिए मदन जी मेरा आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मदन जी जी बोलिए। मदन जी, मेरा आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। बाड़ेबंदी होती है, बाड़ेबंदी भाजपा पार्टी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है। जब बाड़ेबंदी होती है तो वो जो विधायक होते हैं वो एक होटल में रुकते हैं। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार 3 से 4 बार कोरोना को लेकर मीटिंग भी की है। तो वहीं बीजेपी ने भी आरोप, देखो पार्टियां आरोप लगाती है, भाजपा भी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और कांग्रेस भी भाजपा पर आरोप लगाती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 3 से 4 बार जो कोरोना को लेकर के मीटिंग भी की है, तमाम जो अन्य मुद्दों को लेकर के मीटिंग की है। जब बाड़ेबंदी होती है, जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां जाकर के होटल में वो आराम कर रहे हैं, तो जहां बाड़ेबंदी होती है, चाहे बीजेपी की बाड़ेबंदी हो चाहे कांग्रेस की बाड़ेबंदी हो, तो ये सब कुछ तो वो होना चाहिए। वहां पर वो क्या करेंगे बैठे? मैं एक बात बताऊं साहब आपको, आप देखिए बाड़ाबंदी होती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज 15 16 दिन से कहीं बैठे हैं। अच्छा, अविश्वास है क्या अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों पर? इतना अविश्वास है कि यदि उनको छोड़ दिया वो कहीं चले जाएंगे? अरे ऐसी स्थिति है तो सत्ता छोड़ दो भाई। मदन जी कहीं ना कहीं आपको भी ये बात माननी होगी, जो पूरा सियासी घटनाक्रम फिलहाल राजस्थान में चल रहा है और आप इल्जाम जिस प्रकार से लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बीजेपी की तरफ से ही की गई थी। खरीद फरोख्त की शुरुआत तो पार्टी की तरफ से की गई थी, आज ये राजस्थान में देखने को मिल रही है। नहीं, सचिन पायलट बीजेपी के नहीं है, उनके साथ जो विधायक है वो बीजेपी के नहीं है, न वो बीजेपी में आ रहे हैं। उनका नेतृत्व के प्रति अविश्वास है, और नेतृत्व के प्रति अविश्वास पार्टी में होता है तो नेतृत्व बदल देना चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है, ये वो संभाले ना। आज यदि वो कैंप करके बैठे हैं होटल के अंदर, कितने दिन बैठे रहोगे? अपने विधायकों पर इतना अविश्वास है तो फिर सरकार नहीं चला सकते वो। अरे आज मैं तो कहूँगा कल छोड़ेंगे और वो भाग जाएंगे। यदि भागना होता तो भाग जाएंगे। कितने दिन तक वो बिठा के रखेंगे होटल के अंदर? ये ठीक बात नहीं है। अपनी जनता पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने विधायकों पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास कायम करने की जवाबदारी नेतृत्व की होती है। इसलिए नेतृत्व विश्वास कायम करें, अपने विधायकों के प्रति आत्मिक भाव रखें, उनको सुने समझे, उनको साथ में लेके चले। अरे तभी जनता की सेवा होगी। यदि ऐसे लड़ते रहोगे, होटल में कुकिंग सीखते रहोगे, गीत गाते रहोगे, फिल्में देखते रहोगे, 16 फिल्में देखते हो, आनंद मना रहे हो। चलिए, वो तो अशोक गहलोत बड़ी बखूबी तरह से निभा रहे, किस प्रकार से बाड़ेबंदी यहाँ पर उन्होंने की है, किस प्रकार से वो अपने विधायकों को साथ रखने का काम करे। चलिए, वोट तो यहाँ पर आपके पार्टी के द्वारा डाली ही गई थी, खरीद फरोख्त की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन आपको भी ये मानना होगा कहीं ना कहीं जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसका बखूबी फायदा निभा रही है, बखूबी फायदा उठाया जा रहा है। रश्मि जी, मेरी बात सुनिए जी। यदि इनके माल बिकाऊ है, ये कितनी घटिया बात है, मुझे बताइए एक बात। यानी इन्होंने क्या अपने कार्यकर्ताओं में नीतिगत निर्माण नहीं किया, सैद्धांतिक निर्माण नहीं किया कि वो बिकाऊ माल है? ऐसा क्यों करते हैं? ये राजनीति में खरीद फरोख्त ठीक नहीं है, आयाराम गयाराम ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही। आप ये बताइए कि जिस जनता, जो सरकार को जनता यहाँ पर चुनकर आई है, आखिरकार क्यों फिर ये कोशिश की जा रही है जनता विधायकों को तोड़ने की, विधायकों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने विरोध किया है, हमने मना किया है।
ये खरीद फरोख्त ठीक नहीं है। ये खरीद फरोख्त आज तक कांग्रेस करते आई है। देखिए कितने वर्षों तक इन्होंने कितने सत्ता चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बेदखल कर दिया। यदि मैं इतिहास गिनाना शुरू करूं तो लंबा चौड़ा इनका इतिहास है। कब कब इन्होंने 5-5 सरकारें हमारी एक साथ बर्खास्त की। 92 के अंदर देखिए हमारी 5 सरकारें, कोई लेना नहीं देना नहीं, इन्होंने हमारी सरकारें बर्खास्त करी। ये कई बार इन्होंने और इस धारा का दुरुपयोग किया है और खरीद फरोख्त इन्होंने की है। 1985 में की। आज आप देखिए 1900 और ये क्या नाम सिन्नू के अंदर, ये इन्होंने 2003 के अंदर, ये कितनी इनके इतिहास गिनाए अपन। कई बार इन्होंने ऐसे किए हैं। इसलिए मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, इनका कार्यकर्ता यदि विश्वसनीय नहीं है तो इनको राज करने का कोई अधिकार नहीं है, पार्टी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपने विधायकों पर इतना अविश्वास करते हैं, को बिक जाएंगे। अरे बिक जाएंगे तो फिर आपने कैसे उनको संस्कार दिए हैं? क्या राष्ट्रीय चरित्र दिया है? क्या पार्टी का संस्कार है उनका? इतना जल्दी इतना अविश्वास। आज चलिए मदन जी समय की कमी के कारण ये चर्चा हमें यहीं पे खत्म करनी होगी। फिलहाल आपका न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहमतुल्लाह, रश्मि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार संक्रमण का यहाँ पर असर देखा जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ राजनीति भी भरपूर हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रभावित से हो रही है वो है राजस्थान की जनता। फिलहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ सरकार यहाँ पर एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।